everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें. आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ने वाले हैं पीछे लगे कुछ प्लांट्स के बारे में जिनका नाम होता है जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक है, अब इसके बाद हम सिर्फ एनजीओ पढ़ेंगे और प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा. जिम्नोस्पर्म्स की बहुत अच्छी खास बात यह है कि इस डिवीजन से आप सीड्स बनाना शुरू कर देंगे, पर खामियां ये है कि इसमें फल नहीं बन सकता. आई बात समझ में कि इसमें सीड तो आप बना सकते हैं पर इसमें फल नहीं बना सकते. अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं तो जो सीड होता है वो बेसिकली अंदर होता है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज फ्रूट. तो इनके पास सीड तो है पर उसके ऊपर की कवरिंग मतलब फ्रूट नहीं होता. दैट इज वाई इनके सीड को हम नेकेड सीड्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं नेकेड सीड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. इनका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है साइकस और पाइनस. और आप लोग जो है क्रिसमस आने वाला है 25 दिसंबर को, जो आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो एक्चुअली एक जिम्नोस्पर्म ट्री के को लाकर ही घर पर जो है सेलिब्रेट करते हैं. जिम्नोस्पर्म आप लोगों ने देखा होगा, विद्या प्लांट लोग कहते हैं, थूजा कहा जाता है ये. तो विद्या प्लांट जो है जो आप किताबों में रखते हैं वो भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म ही है. तो जिम्नोस्पर्म के ऐसे बहुत सारे यूजेस भी हैं. ठीक है, फाइड्रा एक ऐसा प्लांट होता है जिसको मेडिसिनल यूज में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म जिसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जीवन में धरती पर आ गए और इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर प्लांट का अपना एक इस्तेमाल होता है. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको खत्म किया था टेरिडोफाइटा के बारे में. उससे पहले मैं आपको इसके क्विक रिवीजन दे दूं, एनसीईआरटी में से ही दूंगी. ठीक है, इन्हें हम हॉर्सटेल्स या फर्न्स कहते हैं. ठीक है, क्योंकि हॉर्सटेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें थोड़ा सा जैसे ब्रांचिंग वाला पैटर्न पाया जाता है. ठीक है, ये सॉइल बाइंडर्स हैं, मेडिसिनल यूज इनका किया जाता है. इवोल्यूशनरी अगर आप इवोल्यूशन में देखें तो ये पहले ऐसे प्लांट होते हैं जो लैंड, इट इज टेरिडोफाइट है ना, अभी हमने जिम्नोस्पर्म नहीं शुरू किया है. अभी हम लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम एक लिंक बना पाए कि टेरिडोफाइटा के बाद ही जिम्नोस्पर्म आएगा और जिम्नोस्पर्म के बाद ही एंजियोस्पर्म्स आते हैं. ठीक है, तो ये जो होते हैं ये क्या है? पहले लैंड प्लांट होते हैं, इनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, पर वैस्कुलर टिश्यूज में इनके पास कुछ कंपोनेंट ऑफ द जाइलम जैसे जाइलम वैसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती. सिर्फ ट्यूब कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये स्टार कंपोनेंट होते हैं फ्लोएम के. ठीक है, नाउ उसके बाद टेरिडोफाइटा जो होता है वो बिल्कुल, इनका जो हैबिटाट है वो बिल्कुल ब्रायोफाइट की तरह है बच्चों. इनको जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता है, पर बात ये है कि लैंड पे रहते हैं तो भर भर के पानी की आवश्यकता नहीं है. समझ में आई बात? कि बिल्कुल बहुत सारा 4 बाल्टी पानी चाहिए, नहीं. पर ये बात है कि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता है, तो ये हमेशा कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस पे ही ग्रो होते हैं. ठीक है, उसके बाद ये इतने अच्छे प्लांट हैं कि सैंडी सॉइल्स पे जहां पर प्लांट ग्रो होने से कतराते हैं वहां पर भी ये ग्रो हो सकते हैं. ठीक है, इनके लाइफ में और किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में भैया 2 फेज है मेरे लल्ला. पहला होता है गैमेटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट क्या पढ़ा है मैंने? हैप्लॉइड होता है. स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है. इनके लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज है वो है स्पोरोफाइट. इनका प्लांट बॉडी आपको स्पोरोफाइटिक कंडीशन में ही दिखेगा. समझ में आई बात? गैमेटोफाइटिक फेज पे कब दिखेंगे? इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो थैलस जैसा होता है, भी कुछ छोटी सी थैलॉइड बॉडी होती है जिसमें एंथ्रीडियम आर्किगोनियम बन जाता है. एंथ्रीडियम आर्किगोनियम डेवलप होते हैं और ये बनाते हैं मेल एंड फीमेल स्पोर. ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं और जहां से फर्टिलाइजेशन शुरू हुआ वहां से जाइगोट और फिर एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट बना लेते हैं. गैमेटोफाइटिक फेज के ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो होता है. गैमेटोफाइट इनका बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होता है. गैमेटोफाइट जो है उस पर कुछ समय तक के लिए स्पोरोफाइट रहेगा, बाद में स्पोरोफाइट अलग हो जाएगा. ठीक है, तो वेरिएबल समय तक स्पोरोफाइट उस पर रहता है. हो सकता है ज्यादा समय तक रहे, कम समय तक रहे, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि आगे चल के जब हम सीड बनाएंगे तो जब तक सीड बाहर नहीं आ जाता वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा. पर हाँ, बात ये है कि जो सीड आएगा वो ज्यादा डेवलप्ड होगा,
फीमेल वाले पार्ट से, या लेट इट बी, ये जानने से अच्छा है कि ये जानो कि एक वेरिएबल टाइम तक सीड जो है जब तक वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता वो अपनी मम्मी के पेट में रहता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग का बच्चा भी होता है, ठीक है। पर यहाँ पर गैमेटोफाइट जो है वो बहुत ही दबा हुआ कुचला हुआ है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होता। यहाँ पर जो पूरी बॉडी आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअली स्पोरोफाइट और डिप्लॉयड होती है। आई बात समझ में? आप एंजियोस्पर्म्स को अगर आप कंपेयर करोगे बच्चों तो एंजियोस्पर्म्स तो ज्यादातर टाइम स्पोरोफाइटिक ही रहते हैं। आम का पेड़ देखो तो नीचे से ऊपर तक आम का पेड़ डिप्लॉयड ही रहता है, स्पोरोफाइट ही रहता है। तो मैडम क्या इसमें हेप्लॉइड नहीं होता है? ऐसा तो मैंने नहीं बोला, हेप्लॉइड भी होता है भैया। पोलन ग्रेन्स आते हैं वो हेप्लॉइड नहीं होते, ओव्यूल्स आते हैं वो हेप्लॉइड नहीं होते। पर कहानी ये है कि ओव्यूल्स के चारों तरफ जो चीजें पाई जाती हैं इवन वो भी डिप्लॉयड होती है। जैसे न्यूसेलस एक टिश्यू होता है, न्यूसेलस की जो सेल्स होती है जो ओव्यूल को कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं एंजियोस्पर्म्स में, वो भी डिप्लॉयड होती हैं। तो हेप्लॉइड क्या है? सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल और पोलन ग्रेन। मतलब ये कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉयड है, सिर्फ एक स्टेज पे जहां पर आपको फर्टिलाइजेशन करना है सिर्फ वहां पर हेप्लॉयड है। इसका मतलब ये कि गैमेटोफाइट जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है। जबकि आपने एल्गी में देखा था, जबकि आपने इवन ब्रायोफाइट्स में भी देखा था कि डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होता है। टेरिडोफाइट से हम स्पोरोफाइटिक कंडीशन को डोमिनेंट मानेंगे, ठीक है। इतना चिल्लाने का मतलब दिमाग में बात घुसी, ठीक है। ये हमें सीड का निर्माण सिखाएगा। टेरिडोफाइटा से हम लोग सीड बनाना शुरू करेंगे, मतलब एक्चुअली टेरिडोफाइटा में नहीं, पर हमें इसका जो स्पोरोफाइटिक जो कंडीशन होती है, अगर किसी की बॉडी में स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो तो हम ये कहते हैं कि उसकी बॉडी में सीड बनता है, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा से हम आगे के जब बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में तो हम ये बात करेंगे कि सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसकी लाइफ से हम ये जान पाएंगे कि सीड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें आपको मॉडिफिकेशंस दिखाई देते हैं। भैया ऐसा है कि इनकी जो लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती है। द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर, कान को साफ करके मेरी बात को सुनते जाना है, क्योंकि ये मैं आपको रिविजन दे रही हूँ, इसमें मैं कोई स्लाइड वाइड नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने सीधे एनसीईआरटी खोली है। इनकी बॉडी में इनकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, मॉडिफाइड होती हैं, इसे आप स्पोरोफिल कहते हैं। कभी कभी लीव्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं जिसको आप कोन्स, स्ट्रॉबिलस या सोरस कहते हैं। कोन्स का इस्तेमाल, इस कोन शब्द का इस्तेमाल हम जिम्नोस्पर्म्स में करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें लीव्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है। द मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, हो सकता है कि इनके एक ही प्लांट बॉडी में अलग अलग लीव्स में मेल और फीमेल दोनों पाए जाए। तो मेल जहां पर बनेगा उसे आप कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल जहां पर बनेगी उसे आप कहते हैं मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि है मेल गैमीट, मेल स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर, नॉट स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर, पर ठीक है प्लांट का स्पर्म कह दो, कोई टेंशन है क्या, ठीक है। मेल तो स्पर्म ही है, फीमेल में अपन ह्यूमन बॉडी में स्पर्म कह देते हैं, इसको प्लांट का स्पर्म कह दो, कोई टेंशन नहीं। तो माइक्रोस्पोर इज द मेल बॉडी जबकि मेगास्पोर इज द फीमेल गैमिट, ठीक है। तो दोनों एक ही लीफ में पाए जाते हैं। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हुई। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, देखिए ये देखिए, तो कोन्स और स्ट्रॉबिलस किस में पाया जाता है? सिलाजिनेला और इक्वेसिटम में, ठीक है। इक्वेसिटम में पाया जाता है, स्ट्रेट रहता है, पॉइंटेड पत्तियां रहती हैं इक्वेसिटम की। चलिए, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस द स्पोर्स बाय द स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जो स्पोरोफिल होता है उसके अंदर क्या पाया जाएगा? स्पोरोफिल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर कैसे बनेगा मेरे बच्चों? बताओ मुझे, कैसे बनता है स्पोर? एक माँ के अंदर बच्चे का निर्माण कैसे होता है? माँ के अंदर बच्चे का निर्माण कैसे होता है बताएंगे आप? उसमें होता है जाइगोट, जाइगोट में होता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद जो है एक बच्चे का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही पहली एक सेल होगी ना जाइगोट, जिससे डिवीजन होगा तो बच्चा बनेगा। तो इनमें पहली सेल कौन सी है जो स्पोर बनाती है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल जो है डिवाइड होने लगेगी, मियोसिस करेगी। हमेशा ये बात अपने में अपनी गांठ बांध लो कि स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट थ्रू द मियोसिस एंड गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट थ्रू द माइटोसिस, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। लास्ट में हम लोगों को ये भी चीजें पढ़नी है। नाउ स्पोर्स जो होते हैं उसके बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है इनमें प्रोमिनेंट है, ये हमने देखा, ठीक है। स्पोर मदर सेल डिवाइड होती है, 1 से 4 स्पोर्स बनते हैं। एक्चुअली बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। लैंड प्लांट्स में स्पोर बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लैंड प्लांट्स में पोलन ग्रेन बनाने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, क्योंकि हो सकता है कि लैंड पे खड़े खड़े तुम सक्सेसफुल ना हो पाओ। देख, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेती हूँ। एग तुम्हारे पास एक ही है ना,
एग तुम्हारे पास, पर उसके चारों तरफ कितने सारे स्पर्म्स आते हैं, मिलियंस, 5.5 मिलियंस स्पर्म आते हैं एक एग को फ्यूज करने, क्योंकि हमको पता है कि इतने ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि सारे स्पर्म मर जाएंगे, कुछ चल नहीं पाएंगे, कुछ दौड़ नहीं पाएंगे, कुछ पिचक जाएंगे, कुछ कुचल जाएंगे, किसी को कोई मार देगा, धक्का लग जाएगा, टूट जाएगा, तो पहुंचेंगे कुछ कम ही ना, पर एंट्री कौन लेगा, जो सबसे फिट होगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही है ना भैया, तुम भी तो लैंड पे रहते हो, ये वैसे ही प्लांट भी हैं, तो जो प्लांट लैंड में रहेगा ना वहां पर सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो इसलिए वो 4 स्पोर की जगह 4000 स्पोर बना देते हैं। अब 4000 स्पोर के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है, सीधी बात है, ठीक है। The spores germinate to give rise the inconspicuous but small multicellular where it is gametophyte आएगा, फ्री लिविंग photosynthetic thalloid gametophyte called as prothallus, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है the spore will germinate and make a thyloid body which is called as prothallus। तो हमें ये याद रखना है कि जो टेरिडोफाइट की बॉडी रहती है वो थाइलॉइड रहती है, जिसमें मेल और फीमेल एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया बनते हैं, इसे आप प्रोथैलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट को हमेशा शेडी, कूल, डैम्प प्लेसेस चाहिए रहते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रिक्ट हैं ये ग्रोथ के लिए, क्योंकि भैया ऐसा है कि लैंड वाला तो तुम देखो जिम्नोस्पर्म, मेनली एंजियोस्पर्म्स, मैं तो एंजियोस्पर्म, दे आर ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट, एनिमल बोल रहे हैं हम, प्लांट। तो भैया इस कोने में भी हम उगा सकते हैं, इस कोने में भी हम उगा सकते हैं, कमरे के अंदर उगा सकते हैं, अपने बाजू में उगा सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं ना, पानी वानी चाहिए नहीं। तो जो भी प्लांट पानी की सहायता से उगते हैं ना, दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। पानी चाहिए तो हमेशा उस जगह पर जाएंगे जहां पे मॉइस्चर होगा। अब इस कमरे में तुम जो है, वैसे कमरे में भी उग जाते हैं बहुत सारे टेरिडोफाइटा, पर नॉर्मली अगर तुम उगाने जाओगे तो नहीं उगेंगे, क्योंकि इनको पानी चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि दे आर वेरी लिमिटेड टू द जियोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है। गैमेटोफाइट, नाउ इस जो थैलस हमने बनाया उस गैमेटोफाइट में क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें हम एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया कहते हैं। पानी मांगता काय के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, क्या ट्रांसफर करने के लिए, एंथ्रोजॉइड्स को। एंथ्रोजॉइड कहाँ गए, फीमेल के पास। फीमेल क्या, जो फीमेल बॉडी होती है उसको क्या कहते हैं, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम का जो मुंह होता है उससे एंथ्रोजॉइड मेल जो है, स्पर्म्स जो स्ट्रक्चर जो है वो घुस जाते हैं, और फिर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। अब जाइगोट में होता है डिवीजन, डिवीजन से एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, पर स्पोरोफाइट बड़ा होता है, गेमेटोफाइट छोटा होता है, इसीलिए इसकी प्लांट बॉडी में हमेशा स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा। स्पोरोफाइट भले ही फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर उग रहा हो, पर फीमेल गैमेटोफाइट बहुत ही छोटू सा है, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद इनके स्पोर्स एक जैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, उसके भी एग्जांपल्स इसमें दिए हैं। तो कुल मिला के मैं आपको लाइफ साइकिल समझा रही थी, बाकी ये सारी चीजें हम लोगों की हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट रहता है वो स्पोरोफाइट के पास कुछ समय तक रहता है, जब तक कि वो एक मतलब एक फिर से एक नए जाइगोट का डेवलपमेंट ना कर दे, जो कि सीड बनाने को कंसीडर कर सकता है, ठीक है। मतलब आगे चल के इसी मेथड से सीड बनेगा। तो भैया आज की कहानी ये है, जो कहानी मैंने सुनाई वो रिवीजन थी। इतने देर से मुझे जो थकाया आपने, वो सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जिम्नोस्पर्म से मैं आपको टेरिडोफाइटा से लिंक कर पाऊं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना। हो भैया मेरे लाल, मेरे बच्चों, देखो क्या पढ़ना आज अपने को, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ना है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, ठीक है। नेकेड का मतलब नंगा, कुछ नहीं पहना हुआ है ऊपर से। नॉर्मली जो सीड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर होता है फ्रूट, जैसे कि कौन सा फ्रूट हम खा रहे हैं, तो कौन सा फ्रूट पसंद है, जैसे मुझे एप्पल पसंद है, नहीं एप्पल नहीं लेती हूँ, पपाया ले लेती हूँ मान लो, ठीक है। अब पपाया जब मैं काटती हूँ तो उसमें बहुत सारे सीड, अब डोंट से कि तुम्हें पपाया में सीड नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत सारे पपाया मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें सीड नहीं होता, पर लेटेड भी हम वो पपाया कंसिडर कर रहे हैं जिसमें सीड है। मैंने पपाया काटा तो मैंने देखा कि ब्लैक कलर के बहुत सारे सीड उसके अंदर है, और उसके ऊपर एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है, पेरिकार्प, एंडोकार्प है, फ्रूट भी पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नको लेना। तो इस फ्रूट को अपन छीलते हैं और खा जाते हैं। इसका मतलब ये कि सीड के ऊपर एक कपड़ा बना हुआ है जिसे हम फ्रूट कहते हैं, ठीक है। सीड और फ्रूट के बारे में हम एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, टेंशन देना है सिर्फ, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इनके साइज के बारे में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स होते हैं, देयर इज नो फ्रूट। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म से लेस डेवलप्ड होते हैं, पर बाकी एल्गी, ब्रायोटेरिडो से ये थोड़े ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। लुक एट दिस प्लांट, इट इज कॉल्ड एज सिकोया, ठीक है।
ये बहुत ही रेडवुड ट्रीज कह सकते हैं इसको हम लोग। ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े। इनकी बार्क जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। इनके बार्क में के बीच में से होल करके लोग इन रास्ता बना देते हैं, ये इतने बड़े बड़े होते हैं। इवन इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 3-3, 4-4 हजार तक साल तक ये जीवित रहते हैं। समझ में आई बात? चलो, और अगर आप इनके पत्तियां देखोगे ना तो नीचे से इनकी पत्तियां नहीं होती हैं, इनकी पत्तियां ऊपर की ओर होती हैं। इनका पूरा जो लीफलेट्स रहता है ना, उनका जो पूरा फ्लोरेशन रहता है वो सब ऊपर की ओर रहते हैं, नीचे से पत्तियां झड़ती जाती, क्योंकि जैसे जैसे जाइलम का डेवलपमेंट होता है, जाइलम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी जब टिश्यूज बन जाते हैं तो सेकेंडरी टिश्यूज के बाद यहाँ पर ना डिवीजन बंद हो जाता है, ठीक है। देयर इज नो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। व्हाट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? बेटा लल्ला 9th क्लास में पढ़ा है, पर कोई बात नहीं, बता देती हूँ। जिस जगह पर कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहे, दीज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जहां पर नहीं हो, दीज आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू। आपको भी पता है कि कोई आम का पेड़, आम के पेड़ पर कभी जड़ के पास पत्तियां लगी हुई नहीं देखोगे। आम का पेड़ ऐसा राउंड सा रहता है। मैं एक नॉर्मल प्लांट की कंसिडर कर रही हूँ आम के पेड़ में। तो नीचे से जब तना ऊपर होता जाता है तो प्राइमरी जो टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वहां पर लीव्स नहीं उगेगी बेटा, तो जहां पर सिर्फ आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे वहीं पर सिर्फ जो है आपको पत्तियां दिखेंगी। तो दिस आर कॉल्ड एज वेरी लंबा लंबा ट्री, जो कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। इनको आप रेडवुड ट्रीज कहते हैं, ठीक है। नाउ साइज मैंने आपको बताया मीडियम से लेकर बहुत टॉल तक हो सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने रेडवुड ट्री आपको बताया, ठीक है, ओके। तो सिकोया इसका एग्जाम्पल है। इसके बहुत सारे इसी के ये एक लिविंग फॉसिल की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देते। ये एकमात्र जीवित है। 3-3, 4-4 हजार मीटर तक का होता है ये प्लांट, ठीक है। ऐसे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो, नाउ उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इन द जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, आपको पता है कि ये पहला पॉइंट मैंने क्यों लिखा? ये आपको पता है कि मैंने सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को ये छोड़कर ये क्यों लिखा? क्योंकि जो सवाल बनेगा ना वो ना साइज से बनेगा, ना बॉडी से बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। सवाल जो आपका बनेगा वो इनके लाइफ साइकिल से ही बनता है और एग्जाम्पल से बनता है। समझ में आई बात? कि कौन सी फेज एप्लॉइड है, कौन सी फेज डिप्लॉइड है, कौन है स्पोरोफाइट, कौन है गैमेटोफाइट। इसलिए मैंने पहला पॉइंट आपको ये बता दिया। सवाल से मैं आपको रिविजन भी कराऊंगी। इन द जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। समझ में आई बात? आपको अगर ये लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग जाकर ग्रो होंगे, तो नहीं है। अनलाइक द टेरिडोफाइटा एंड दैट क्या कहते हैं अपना एल्गीज एंड ब्रायोफाइट्स, ठीक है। पर हाँ, बात ये है कि एटलीस्ट ये उनसे थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है। चलो आ जाओ देखते हैं, ठीक है। सो जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये दोनों अलग अलग ग्रो नहीं हो सकते, एक दूसरे के ऊपर थोड़े समय के लिए तो डिपेंडेंट हैं बच्चों, ठीक है। द प्लांट हैव डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज। इसमें कोई नई चीज नहीं लिखी है मैंने, ठीक है। नई चीज क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि कहीं में भी किसी भी लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट होता है वो हमेशा डिप्लॉयड ही होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जिम्नोस्पर्म में पहला पॉइंट कोई फ्रूट नहीं होता है, इसलिए इनका सीड नेकेड होता है। साइज इनका मीडियम से बहुत टॉल हो सकता है, ठीक है। इसके बहुत सारे मेंबर लिविंग फॉसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ प्लांट हैव द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज, ये मैंने बताया, ये हर लाइफ साइकिल का कॉमन है। नाउ प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। इनकी बॉडी रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड होती है, जो कि हम लोगों ने टेरिडोफाइटा से शुरू कर दिया था। टेरिडोफाइटा की रूट्स को हम क्या कह रहे थे? राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर, बट एक्चुअली राइजोइड तो ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, थोड़े और लंबे होते हैं, इसमें टैप रूट जैसा होता है इसमें टेरिडोफाइटा में। नाउ इनके में स्टेम क्या पढ़ा था हमने? राइजोम। नाउ इनके में लीव्स हमने क्या पढ़ी थी? स्पोरोफिल्स, ठीक है, जिनको आप फ्रॉन्ड्स भी कहते हैं, ओके। तो ये पढ़ा था, पर इनके में आपको रूट, स्टेम और लीव्स दिखाई देंगी बेटा, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ अब हम देखेंगे, तो ये आपको समझ में आया। इनका डायमीटर करीब 10 मीटर तक हो सकता है। इन बड़े बड़े जायंट ट्रीज का लाइफ स्पैन बहुत समय तक हो सकता है, 100-100 मीटर लंबे हो सकते हैं। ये तो बात ही मत करो, बहुत लंबे हैं ये, ठीक है। चलो, इनकी बॉडी जो होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। आगे बात करते हैं इसके बारे में, आ जाओ। रूट, चलिए रूट के बारे में बात करते हैं। रूट इनकी है टैप रूट। कौन सी रूट है बेटा? टैप रूट। रूट का इमेज मैंने लगा रखा है, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये है ऊपर जो आपको दिख रहा है, यहां से ट्रंक आ रहा है,
तना आ रहा है, ठीक है, तो रूट कैसी है, टैप रूट है, ठीक है। यहां पर आपको ऐसा इलोंगेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको आप कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी रूट, ठीक है। और प्राइमरी रूट से निकलती है सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से बहुत सारे निकलते हैं आपके फाइबर्स, ठीक है। मतलब अगर मैं एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर कहाँ पे दिखा दूं यार, हाँ यहाँ पर देखो, चलो सपोज दैट कि ये ग्राउंड है, दिस इज द ट्रंक, दिस इज द ट्रंक, और ट्रंक से, ठीक है, एक ऐसा रेडिकल अंदर जाता है, इससे निकली प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से निकली सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से ऐसे टर्शियरी रूट निकलती गई। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरी रूट्स हैं ये कैसी हैं, फाइबर्स हैं, फाइबर जैसे हैं, पर एग्जैक्टली फाइबर नहीं है, इसमें आपको एक पॉइंटेड सी चीज, जिसको आप रेडिकल कह रहे हैं, वो अंदर की ओर गई, उससे बहुत सारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स निकली। फाइब्रस होती तो कैसा होता, इट इज लाइक दैट ओनली, ठीक है, रूट में सीधे सीधे ऐसे फाइबर्स निकले होते, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, फाइब्रस एंड टैप रूट। टैप रूट जो होती है वो कैसी होती है, टैप रूट ऐसी होती है, ठीक है। टैप रूट में एक रेडिकल अंदर जाएगा जिससे बहुत सारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स बाहर निकलेंगी, ठीक है। ये आपको फाइब्रस रूट जैसा नहीं दिखाई देगा, फाइब्रस रूट में सिर्फ और सिर्फ आपको बाल दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे बाल बाल बाल, ठीक है, जबकि टैप रूट में आपको ऐसा पॉइंटेड अपीयरेंस दिखाई देता है, ठीक। चलो नाउ तो रूट आप समझ गए कौन सी होती है, टैप रूट। टैप रूट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग रूट होती है, हमेशा याद रखिएगा। चलो स्टेम, स्टेम इनका हो सकता है ब्रांच्ड और अनब्रांच, ठीक है। तो स्टेम हो सकता है इनका ब्रांच और अनब्रांच। अच्छा, रूट से मुझे एक और चीज याद आ गई जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। इनकी जो रूट होती है, ठीक है, इनकी जो रूट होती है वो बहुत सारे एसोसिएशन भी शो करती है। आई बात समझ में, इनकी जो रूट होती है वो बहुत सारे ना एसोसिएशन भी शो करती है। कौन से एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन तो हमने खुद भी पढ़े हैं। चलो, तो इनकी जो रूट है, सबसे पहला जो एसोसिएशन शो करती है वो होता है माइकोराइजा। पहला जो एसोसिएशन इनकी रूट शो करती है वो होता है माइकोराइजा, ठीक है। तो इनकी रूट के साथ बहुत अच्छी अच्छी कहानी है भैया। इनकी जो रूट पहला एसोसिएशन शो करती है वो होती है माइकोराइजा, ठीक है। व्हाट इज द माइकोराइजा? Mycorrhiza is the association between a fungus and between the roots of the higher plants, ठीक है। तो इनका जो रूट है वो एक एसोसिएशन शो करता है which is called as mycorrhiza. We have studied the mycorrhiza into the fungus earlier, ठीक है। हमने ऑलरेडी mycorrhiza के बारे में पढ़ रखा है, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। There are two types of mycorrhiza, endomycorrhiza and ectomycorrhiza. ectomycorrhiza में जो फंगल हाइफी रहती है वो ऊपर ऊपर रहती है, जबकि endomycorrhiza में अंदर तक घुस जाती है। Mycorrhiza is the association between the fungus and the roots of the higher plants, which is the gymnosperm, ठीक है। इसमें जो फंगस होती है, जो रूट होती है, वो क्या करती है, फंगस क्या करता है कि आसपास के सॉइल से न्यूट्रिएंट और पानी को एब्जॉर्ब करके रूट को देता जाता है, जबकि रूट उसे शेल्टर और एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। माइकोराइजा का ज़्यादातर, माइकोराइजा जो है वो जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स के में ही बनता है, ठीक है। बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स भी हैं पर मेनली जिम्नोस्पर्म्स की रूट में ही माइकोराइजा का फॉर्मेशन होता है। इट इज एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द एल्गी, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। ग्लोमस जो फंगस होता है, ठीक है, वो माइकोराइजा बनाने के काम आता है। ग्लोमस, ग्लोमस नाम का जो फंगस है वो माइकोराइजा बनाने के काम आता है, ठीक। बहुत सारे और भी फंगस होते हैं। नाउ इनके रूट में एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो है कोरोलॉइड रूट, ठीक है। कोरोलॉइड रूट, देखिए इनकी जो साइकस, स्पेशली साइकस की रूट में एक मॉडिफिकेशन होता है जिसे हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको इसकी जड़ें देखकर कि इसमें मोती की माला ऐसे जड़ी हुई है, ऐसा नहीं लग रहा आपको देखकर? तो इनकी जो रूट होती है ना, ऐसा लगता है कि बीच बीच में इनमें गांठें बंधी होती हैं, ठीक है। इस कोरोलॉइड रूट में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नॉट बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया कह दो, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी,
ठीक है, BGA, ठीक। सो कोरोलॉइड रूट इज प्रेजेंट इन द साइकस। कोरोलॉइड का मतलब ही होता है बीडेड अपीयरेंस। इस रूट को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी की मोती की माला को देख रहे हो बेटा, ठीक है। बड़ा ही अच्छा रहता है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो रूट्स रहती हैं ये आपको इर्रेगुलर दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? इर्रेगुलर, ठीक है। इर्रेगुलर, आपको स्मूथ नहीं दिखाई देंगी। रूट्स आर वेरी 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 इर्रेगुलर। अच्छा, इन रूट हेयर में सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें रूट हेयर आपको नहीं दिखाई देगा, ना तो रूट कैप होती है। समझ में आई बात? जैसे आपको रूट हेयर इसमें पतले पतले फाइबर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर रूट हेयर, पर साइकस की रूट में आपको किसी भी प्रकार की रूट हेयर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो कोरोलॉइड रूट में नो रूट हेयर, ठीक है, कोई रूट हेयर नहीं होता, ठीक है, ना तो रूट कैप होती है, नो रूट कैप, ठीक है। सो नो रूट हेयर, नो रूट कैप, सीधी बात, नो बकवास। कोरोलॉइड, दो मॉडिफिकेशंस मैंने आपको बताए जिम्नोस्पर्म्स की रूट में। पहला मैंने आपको बताया माइकोराइजा, विच इज द फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। फंक्शन मैंने आपको बताया कि फंगस प्रोवाइड द एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल and the root will provide the nutrients as well as shelter. and उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोरोलॉइड रूट, इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट present into the roots of cycas which contain the nitrogen fixing bacteria which is the nitrocyanobacteria. It fix the nitrogen and convert it into the protein, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया, रूट क्लियर हो गई। रूट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, तो टैप रूट याद रखना है, साइकस का एग्जाम्पल भी इसमें याद रखना है। नाउ ये अब मैं सारी चीजें मिटा रही हूँ। नाउ अब अपन देखेंगे स्टेम। स्टेम हम देखेंगे तो इनका स्टेम जो होता है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। समझ में आई बात? इनका जो रूट स्टेम है वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकता है। जैसे अनब्रांच्ड किसका होता है? अनब्रांच्ड होता है साइकस का और ब्रांच्ड होता है पाइनस का। ओहो, स्टेम स्टेम स्टेम, हाँ। तो इनका जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकता है। ब्रांच्ड किसका होता है? पाइनस का। लुक एट दिस, दिस इज अ पाइन ट्री। पाइन ट्री का इस्तेमाल हम लोग जो है क्रिसमस में जो जिंगल बेल आप बजा रहे हो जिस ट्री के सामने, वो एक्चुअली एक टाइप का पाइन ट्री तो है। तो पाइन ट्री जो होते हैं दीज आर द ब्रांच, जबकि अनब्रांच्ड है साइकस, ठीक है। साइकस का इमेज यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपको कोई ब्रांचिंग नहीं दिखाई देगी क्योंकि लीफलेट निकला हुआ है, ब्रांचेस नहीं दिखाई देंगी। जबकि अगर आप यही वाला ट्री देखोगे, इसमें आपको बहुत सारे मेन स्टेम से ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई देंगी। कोई टेंशन परेशानी ना हो। इनकी जो लीफ होती है वो सिंपल या कंपाउंड हो सकती है। रूट क्लियर हुआ, टैप रूट, माइकोराइजा। टैप रूट क्या कि मैं लिख देती हूँ, नहीं तो फिर मॉडिफिकेशन लिख देती हूँ, ठीक है। मॉडिफिकेशन के तौर पर ये क्या शो करते हैं? एक तो इनने शो किया माइकोराइजा और दूसरा इनने क्या शो किया भैया मेरे? कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट, ठीक है। माइकोराइजा, ठीक है। नाउ साइकस और पाइनस ये भी हो गया। लीव्स, लीव्स जो होती हैं ये सिंपल या कंपाउंड दोनों हो सकती हैं, ठीक है। लीव सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकती हैं। पहले हम ये तो जाने कि लीव्स है क्या। देखो भैया मेरे, लुक एट दिस, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ लीफ, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ लीफ, ठीक। अगर किसी, जैसे सपोज दैट दिस इज अ स्टेम ना, दिस इज अ स्टेम, इस स्टेम से डायरेक्टली सिर्फ एक लीफ जुड़ी हुई है। लुक एट दिस, तो दिस इज अ सिंपल लीफ। अगर इस स्टेम से ऐसी ब्रांच निकलकर ऐसी लीव्स जुड़ी हुई हैं, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, तो ये होती हैं कंपाउंड लीव्स। समझे आप कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक लीफ निकली हुई दिखाई दे रही है तो दिस इज द सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में आपको सिर्फ एक लेमिना दिखाई देता है ना। द क्वेश्चन इज मैडम व्हाट इज द लेमिना? बेटा बॉटनी पढ़ रहे हो, पत्ती नहीं पता तो क्या काम चलेगा। देखो, लीफ की जो डंडी होती है ना, द डंडी इज कॉल्ड एज पेटीहोल। यहाँ पर लेबलिंग नहीं समझ में आ रही होगी, लेट मी राइट इट अगेन, ठीक है। तो लीफ की जो डंडी होती है इसे हम कहते हैं पेटीहोल। पेटियल्स के माध्यम से जो लीफ होती है वो अटैच रहती है, किससे? मिडरिप से, जिससे भी उसे अटैच होना है, ठीक है।
नाउ ये है लैमिना, जो सरफेस, लैमिना लिख दे रही हूं मैं, दिस इज द लैमिना, जो सरफेस होता है लीफ का उसे हम कहते हैं लैमिना, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच से आपको ऐसी डंडी जाती हुई दिखाई दे रही है, इसे आप कहते हैं मिडरिब। क्या कहते हैं बच्चों इससे? मिडरिब, ठीक है। उसके बाद ये किनारा इसका मार्जिन है, ये इसकी टिप है, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रांच, इसे आप कहते हैं वेन, ठीक है। तो अगर आपकी लीफ में, सिंपल लीफ कौन सी लीफ होती है? अगर आपकी लीफ में सिर्फ एक ही लेमिना हो तो इसे आप कहते हैं सिंपल लीफ, ठीक है। सिंगल लेमिना कॉल्ड एज सिंपल लीफ, ठीक है। सिंगल लेमिना called as simple leaf, ठीक है। ओहो, simple leaf. Now, what is a compound leaf? This is a compound leaf, ठीक है। आपको इससे जो पेटियोल लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारी लीफ आपको दिखाई दे रही हैं, समझ में आई बात? इस पेटियोल से जो डंडी, पेटियोल इज अटैचमेंट विद द मेन ब्रांच, ठीक है। तो पेटियोल्स में आपको बहुत सारी लीफ दिखाई दे रही हैं, तो इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ में ओनली वन लेमिना, कंपाउंड लीफ में जो लेमिना होता है वो ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। समझ में आई बात? तो लेमिना इज डिवाइडेड इनटू द सेवरल पार्ट्स। देखो भैया मेरी बात समझो, ये एक लेमिना है, देखो ये एक लेमिना है, इस लेमिना में ये कितने सारे पार्ट डिवाइड है ना, ठीक है। तो ये आपको बोला एक पत्ती तोड़ो, तो दिस इज द वन पत्ती, दिस इज द वन लीफ, पर इस लीफ के कितने सारे ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे हैं? इट इज अ कंपाउंड लीफ बट इट इज अ सिंपल लीफ। समझ में आई बात? तो अगर एक पेटियोल में सिर्फ एक ही लीफ जुड़ी हुई है तो सिंपल लीफ, पर अगर एक ही पेटियोल में ये जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी है, तो ये कहलाती कंपाउंड लीफ। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो सिंपल लीफ मीन्स वन पेटियोल विद वन लेमिना, पर compound leaf with one petiole, so many parts of the lamina, this is called as compound leaf, ठीक है भैया मेरे। आगे आ जाओ लीफ में। तो इनकी लीफ सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड दोनों लीव्स हो सकती हैं। नाउ लीव्स के बारे में एक बहुत अच्छा वो ये है, आपने जो कोनिफर्स ट्रीज देखे होंगे, ठीक है, कोनिफर ट्रीज कहते हैं इनको। ये हमेशा किस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं? बहुत ठंडा जो प्रदेश होता है, ठीक है, बहुत ठंडा प्रदेश है, वहां पर ये जो है पाई जाते हैं, पाइन ट्रीज कहलाते हैं ये। पर आप ये बिल्कुल ना समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये गर्म प्रदेशों में, मतलब रेगिस्तान में भी ऐसी कटीली पत्तियों वाले दैट प्लांट मिलते हैं। समझ में आई बात? इवन तुम्हारे घर पे भी मिलते हैं, समझे, पर उतने बड़े बड़े नहीं हो पाते तुम्हारे घर में जितने कि ये ठंडे और गर्म प्रदेशों में हो सकते हैं। इसका मतलब ये, और अगर आप इनकी लीव्स को निकालेंगे ना तो बहुत कटीला कटीला अपीयरेंस देखेंगे, स्पाइनी दिखाई देंगी। तो इनकी जो लीफ होती हैं काफी स्पाइनी होती हैं, कटीली होती हैं, समझे। क्या कारण है कटीली होने का? आप इनकी लीव्स को छुएंगे तो बहुत चिकनी दिखाई देंगी। क्या कारण है चिकनी होने का? आप इनकी लीफ देखेंगे तो इरेगुलर एजेस की दिखाई देंगी। क्या कारण है इसका? दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन बच्चों, समझे। अगर कोई पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति के अंदर 10 साल बाद ज्यादा आरबीसी ना बनी तो जीवन व्यर्थ है उनका। इसलिए बॉडी ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाती है वहां के अकॉर्डिंग और खूब सारे बॉडी में आरबीसी बना लेती है। इसीलिए समय के साथ प्लांट में भी तो अडेप्टेशन होता है। बोलो, तुमको क्या लगता है कि जो रेडवुड ट्री, सिकोया डेंड्रॉन गाइगेनेटम तुम पढ़ रहे हो, ये क्या है? तुमको पता है कि ये कितने हजार साल पुराना है? बहुत हजार साल पुराना है, समझे तुम। उसके बाद ये, अब ये कब पाया गया? ये डायनासोर के एराज में ये ट्रीज पाए जाते थे। अब डायनासोर कितना बड़ा था? आपको पता है कि डायनासोर्स तो बहुत जाइंट थे, तो इसलिए उनके हिसाब से अडेप्टेशन था, उतने लंबे ट्री थे। आज आपको मिलते हैं क्या इतने लंबे ट्री? नहीं मिलते हैं, क्योंकि अब ना तो डायनासोर है और ह्यूमन बीइंग भी क्या पेड़ वेड़ तो खाता नहीं और जानवर भी इतने बड़े होते नहीं। तो धीरे धीरे अडेप्ट होते होते जो प्लांट्स थे वो छोटे हो गए। पर आज भी ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, टुंड्रा वुंड्रा पे पाए जाते हैं। अब वहां पर ग्रो करने के लिए नॉर्मल गुलाब का पौधा नहीं खिल सकता वहां पर, इसलिए उन पेड़ों पर उनकी पत्तियों में ऐसे कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे वो विपरीत परिस्थितियों को झेल सके। जैसे
जैसे क्या है, एडेप्टेशन फॉर द कॉनिफर्स, कॉनिफर्स ऐसे कौन को मतलब उनकी पत्तियां कटीली होती हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे ट्रीज होते हैं, लुक एट दिस ट्रीज, बर्फीली एरियाज पे ही आपको ऐसे ट्रीज दिखाई देते हैं, ठीक है। इनकी नीडल लाइक लीव्स होती है, कैसी होती है, नीडल लाइक लीव्स होती है। नीडल लाइक लीव्स क्यों है, क्या कारण है भैया? नीडल लाइक लीव्स इसलिए है ताकि सरफेस एरिया जो है वो अपना सरफेस एरिया डिक्रीज कर लेती हैं, पतली पतली है एकदम, पतली पतली सरफेस एरिया डिक्रीज कर लेती हैं। सरफेस एरिया डिक्रीज कर लेंगी तो डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे ना, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां रहेंगी, पानी गिरेगा तो पत्तियां फट जाएंगी, क्या मतलब? तो इसलिए नीडल लाइक अपीयरेंस रहता है ताकि पानी आए भी तो सीधे सड़ाक से फ्लोट होकर नीचे गिर जाए, बर्फ आए भी तो नीचे सड़ाक से जो है तो क्या हो जाए, फ्लोट होकर गिर जाए। तो ये क्या करती हैं, नीडल लाइक लीव्स का कारण ये है कि डिक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। इसके इनके पास जो लीव्स होती हैं इनके पास थिक क्यूटिकल होता है, ठीक है। तो एडेप्टेशन में अगर मैंने आगे लिखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, एडेप्टेशन में इनके पास क्या क्या है, यहां पे लिख रही हूं मैं, एडेप्टेशन में इन प्यारी पत्तियों के पास है नीडल लाइक लीव्स, ठीक। और क्या है, और क्या है, क्यूटिकल, ठीक। अब देखो, ठंडे प्रदेशों में रहोगे लाइट वाइट आएगी नहीं, गर्म प्रदेशों में रहोगे पानी तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक। अब अगर तुम ऐसे गर्म प्रदेशों में रहे, ऐसे वाले जो पेड़ कटीले पेड़ रहते हैं, साइकस वाइकस, ये रेगिस्तान वगैरह में बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, ध्यान से समझे कि ये पानी के लॉस को जो है बचाते हैं। जैसे मान लो कि नॉर्मल जो प्लांट लगा हुआ है लैंड पे, उसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। पर अगर तुम्हारी लीफ को कोई चद्दर उड़ा दिया जाए, कोई कंबल उड़ा दिया जाए जो कि क्यूटिकल का है, तो पानी का लॉस क्या हो जाएगा, कम। पानी का क्या लॉस कैसे हो जाएगा, कम। इनके पास सनकेन स्टोमेटाज होते हैं जिससे उससे भी पानी का लॉस क्या हो जाता है, कम। भैया पानी का लॉस कम होगा तो बॉडी में पानी भरा रहेगा तो ये सालों सालों तक जो है जीवित रह सकते। तो इनको ऐसा है कि भले जो है तो पानी, देखो सीधी बात है, बर्फ वर्फ में पानी का क्या है, तुमको क्या लगता है कि बर्फ पूरा घोल कर वो पानी फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, समझ में आई बात? तो ये सिर्फ वो लिक्विड वाटर यूज करते हैं जो अंदर ही अंदर बन रहा होता है। रेगिस्तान में क्या पानी, बर्फीले एरिया में क्या पानी यार, तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये क्या करते हैं, अपने लीफ में ना पानी बचा के रखते हैं। एडवर्स परिस्थितियों में वो बर्फ गिरने लगा, अब इतनी लंबी लंबी तुम्हारी पत्तियां हो तो बर्फ गिर जाएगा तो क्या होगा, तो ये क्या करते हैं, इनका अरेंजमेंट आप देखिए कैसा रहता है, ऐसा, ठीक, ऐसा। तो इनकी लीव्स ऐसे स्लाइडर में रहती, बर्फ आएगी फिसल फिसल के नीचे गिरती रहेगी। क्यूटिकल वैक्सी अपीयरेंस है तो लीफ फिसल फिसल के गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल ना समझें, ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि इनकी लीफ सिर्फ नीडल लाइक ही होती है, पतली ही होती है, कम सरफेस एरिया वाली होती है। जिम्नोस्पर्म में भी ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है बच्चों जिनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म हैव द एडेप्टेशन फॉर द एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है। इनका ऐसा एडेप्टेशन है कि बर्फ आएगा तो फिसल के गिरा देंगे, बर्फ रहेगा तो एजेस इनके पॉइंटेड रहते तो टकरा के बर्फ जो है तो अब इतने कड़े भी नहीं रहते पर फिर भी बर्फ इन पर इनको डैमेज नहीं कर पाती, ह्यूमिडिटी को झेल पाते हैं, हवा से टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो ये इनके एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेलने के लिए इनके बॉडी में ऐसे एडेप्टेशन कर दिए गए हैं। पर ऐसा बिल्कुल ना समझे कि इनकी जो लीफ होती है वो जो है बिल्कुल मोटी नहीं हो सकती। लुक एट दिस, मैं ये देखो कैसा है, कटीला अपीयरेंस है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द साइकस, कोरोलाइड रूट, दिस इज द रूट। चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये लीफ हो गया। नाउ लुक एट दिस, आप ये देखो, ये देखो, बिल्कुल यहां पर आपको दिख रहा है, ये देखो पाइन ट्री का, देखो 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 देखो, ये ट्री हमारे घर पे बहुत ज्यादा मिलता है। दिख रही है आपको कैसी लीफ दिख रही है, पिन्नेट लीफ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पिन्नेट लीफ, ठीक है। तो इनका पिन्नेट लीफ होती है, पिन्नेट लीफ इज लाइक दिस, ठीक है। पिन्नेट लीफ कैसी होती है, ये है पिन्नेट लीफ, ये है पिन्नेट लीफ, ठीक है, ऐसा सामने सामने होती है। अब लीफ के बारे में जब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे ना अभी, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये होती है पिन्नेट लीव्स, ठीक है। अब मैंने ऐसी बनाई है, इसमें थोड़ी लंबी लंबी है, ठीक, ये हो गई पिन्नेट लीव्स। और इनमें कैसी दिखाई दे रही है आपको, इनमें आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है, ये देखिए, इनमें आपको ऐसी दिखाई दे रही है,
ठीक, बस लीफ में अंतर है। देखो ये प्लांट तो अपने घर पे भी लगा हुआ दिखाई देता है, देखो दिख रहा है, इसमें वैक्सी दिखाई दे रही है, चमकदार दिखाई दे रही है, मोटी दिखाई दे रही है। देखो कैसे, ऐसे कांटे नुमा, पानी आएगा फिसल के गिर जाएगा, पतली है, मोटी नहीं है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है, पानी बचा के रख रही है। ठीक है, नाउ ये प्लांट देखिए, इसमें आपको लीफ फैन शेप की नहीं दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है, फैन शेप की दिखाई दे रही नहीं दे रही है। ये जो लीफ है ये किसकी है, ये है गिंको बायलोबा की। किसकी है, गिंको बायलोबा। समझ में आई बात, गिंको बायलोबा एक्सटिंक्ट, इस ये कैसा है, इट इज अ लिविंग फॉसिल। ठीक, लिविंग फॉसिल। ओके, 3-4 हजार साल पहले इसकी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, सिर्फ यही बचा हुआ है। समझ में आ गई बात आपको। तो आप लीफ का अरेंजमेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म में ऐसा क्या अडेप्ट हुआ है बॉडी में कि वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं। देन यू हैव टू टेल कि दिस इज द अडेप्टेशन ऑफ द लीफ। ठीक है, कैसा अडेप्टेशन हुआ तो आपको बताना होगा, स्पाइनी है, क्यूटिकल है, उसमें सनकेन स्टोमेटाज है, उसमें आपको बताना होगा लीफ का अरेंजमेंट क्या है। तो ये चीज आपको याद रखनी है भैया। चलो ये आपका हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट हो गया। नाउ आ जाओ, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो आप ध्यान से समझिए। देखो ये इनके पास ना, दे हैव प्रॉपर रूट सिस्टम, वेयर इट इज, हाँ, सो दे हैव प्रॉपर बॉडी, they have proper body, they have proper xylem and phloem, they have proper vascular tissues, they have proper vascular tissue, ठीक है, like xylem and phloem। ठीक है, पर आपने ये समझना है कि जाइलम का कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, जाइलम वैसल। इनके पास जाइलम वैसल्स नहीं होती। आई बात समझ में, इनके पास जाइलम वैसल्स नहीं होती बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो इनके पास ना कोई जाइलम वैसल नहीं होती और फ्लोएम के पास कोई कंपेनियन सेल नहीं होती। ये किसके जैसा है, ये बिल्कुल टेरिडोफाइटा जैसा है। टेरिडोफाइटा में भी ये कहानी नहीं थी। ठीक है, ओके डन। ठीक, तो ये कहानी टेरिडोफाइटा में भी थी। टेरिडोफाइटा में भी जाइलम वैसल्स नहीं थे और ना तो फ्लोएम पे कंपेनियन सेल। ये कहाँ से आएंगे, एंजियोस्पर्म से आएंगे। समझ में आई बात, कहाँ से आएंगे, एंजियोस्पर्म से। कोई दिक्कत, तो आपको लीफ क्लियर हो गई, आपको रूट क्लियर हो गया, आपको स्टेम क्लियर हो गया। स्टेम ब्रांच, अनब्रांच, रूट, टैप रूट, लीफ सिंपल और कंपाउंड। इतने बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स के बारे में। वैसे जिम्नोस्पर्म्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कुछ फोटोज आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख के भी बताऊंगी। ठीक है, सो दिस इज योर पाइन ट्री, नॉर्मल पाइन ट्री है ये आपका। ठीक है, दिस इज योर फिर ट्री एंड दिस इज योर प्रूसेस, इनको आप स्प्रूसेस कहते हैं। ठीक है, जो कि बर्फीले क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। कुल मिला के देखने में एक जैसे ही होते हैं। ये कॉनिफेरोप्सिडा के अंदर आते हैं। मैं भी आपको इसके बारे में और बताती हूँ। देखिए ये फिड्रा है, ठीक, दिस इज द वेल्वेशिया एंड दिस वन इज द जैमिया पिग्मिया। ऐसे ही इसके जूनिपर भी एक ट्री होता है जो कि क्रिसमस में आप इस्तेमाल करते हैं। थूजा एक ट्री होता है जो कि विद्या की तरह इस्तेमाल होता है। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख के बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर चीजें हो जाएंगी। आ जाइए, देखिए, हो चलो आ जाओ। एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल्स, ठीक, एग्जाम्पल्स बात करेंगे। बहुत सारे इसके ग्रुप्स हैं, जैसे कॉनिफेरोप्सिडा, जिनोप्सिडा और साइकोप्सिडा। ठीक है, साइकेडोप्सिडा। चलो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉनिफेरोप्सिडा के बारे में। कॉनिफेरोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा के अंदर आते हैं कॉनिफर ट्रीज। कौन कौन आता है भैया, कॉनिफर ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज जो कि ऐसे क्रिसमस वाले जो ट्रीज होते हैं वो सब कॉनिफर ट्रीज ही कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन आता है, देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। इसके अंदर आते हैं पाइन्स, ठीक है, इसके अंदर आते हैं फिर, इसके अंदर आते हैं स्प्रूसेस, इसके अंदर आता है रेडवुड, ठीक है, और भी बहुत सारे। ठीक है, कॉनिफेरोप्सिडा। ओके, जूनिपर, जूनिपर मैंने अभी आपको बताया था, जूनिपर जो कि क्रिसमस ट्री कहलाता है। ठीक है, कॉनिफेरोप्सिडा ग्रुप के अंदर ये इसकी क्लासेस होती हैं जिसके अंदर ये एग्जाम्पल होते हैं कॉनिफेरोप्सिडा, जिनका
कोन लाइक ऐसे प्लांट आपको दिखाई देंगे, कोन जैसे ऐसे, तो जो भी कोन जैसे आपको दिखाई दे वो है कॉनिफेरोप्सिडा। नाउ दूसरी जो क्लास है वो है, ठीक, दूसरी कॉनिफेरोप्सिडा आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज जिनोप्सिडा। इस क्लास के अंदर कौन आता है, ध्यान से देखें, एग्जाम्पल्स देखें। ओके, देखिए इस क्लास के अंदर कौन आएंगे, इस क्लास के अंदर आते हैं जिनेटम। ओके, दूसरा है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वेल्वेशिया। ठीक है, अच्छा वेल्वेशिया का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया भी था, डेजर्ट पे उगते हैं ये। कहाँ उगते हैं, डेजर्ट पे उगते हैं। ठीक है, और बहुत ही लंबे लंबे इनकी पत्तियां होती हैं। ठीक है, वेल्वेशिया, ये इनकी बहुत लंबी लंबी ऐसी फैली फैली पत्तियां होती हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है इफिड्रा। ठीक है, इफिड्रा का इस्तेमाल हम एज अ मेडिसिन करते हैं। कैसे करते हैं भैया, एज अ मेडिसिन। ठीक है, ये क्योर करता है कफ को। ठीक है, फॉर द कफ। ठीक, नेक्स्ट इज साइकेडेप्सिडा। ठीक, साइकस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, किसके कौन आता है, साइकस इसके अंदर आते हैं, जैसे कि जैमिया पिग्मिया, जैमिया पाइग्मिया। ठीक है, जैमिया पिग्मिया इसका एक एग्जाम्पल, और साइकस। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूं, एग्जाम्पल्स अपन बात ही कर रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो साइकस, जो आपका साइकेडेप्सिडा के अंदर जो साइकस आते हैं, ये एक्चुअली लिविंग फॉसिल है। ठीक है, ये एक, मैं दूसरे कलर से लिखती हूं, ये एक लिविंग फॉसिल है। ठीक है, दिस इज अ लिविंग फॉसिल। ठीक है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल का मतलब ये है कि इस ग्रुप के साइकेडेप्सिडा के अब आपको कुछ ही मेंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, जैमिया पाइग्मिया भी आपको अभी भी दिखाई देता है, और साइकस। ठीक है, तो इनके जो है लिविंग फॉसिल है ये, और साइकस अब आपको मिलता है, पर इस ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, नाउ साइकस के पास, साइकस जो है, they have some characteristics, they have characters of pteridophyta, not exactly pteridophyta, ठीक ना, मॉडर्न टेरिडोफाइटा नहीं, बल्कि एक्सटिंक्टेड टेरिडोफाइटा, एक्सटिंक्टेड। ठीक, अब आप समझें, साइकेडेप्सिडा का जो मेंबर साइकस है, इसको आप लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल, क्योंकि इस ग्रुप के सारे मेंबर्स जो है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ मेंबर जैमिया पिग्मिया अभी आप पाइग्मिया में बचा हुआ है, और साइकस बचा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। सो कॉनिफेरोप्सिडा के अंदर पाइन, फिर, स्प्रूसेस, रेडवुड, जूनिफर, मतलब ये आपको अभी भी सब मिलते हैं। ठीक है, जिनोप्सिडा के अंदर आपको जिनेटम, वेल्वेशिया, इफिड्रा, ठीक, एंड साइकेडेप्सिडा के अंदर जैमिया पाइग्मिया और साइकस। ये एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म्स के, जो आपको एटलीस्ट कॉमनली पता होने चाहिए। समझ में आई बात। अच्छा, इफिड्रा में एक और चीज जो मुझे अभी स्ट्राइक करी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पढ़ा था कि इनमें जाइलम वैसल्स नहीं होती। आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में यही पढ़ा, पर इफिड्रा में आप ये जानेंगे कि इनमें जाइलम वैसल्स होती हैं बच्चों। समझ में आई बात। इफिड्रा में जाइलम वैसल्स होती हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम वैसल्स नहीं होते, बट इफिड्रा जो है इसके अंदर जाइलम वैसल्स होती हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए फोटोज देख लें, थोड़े से फोटोज लगा रखी, उनको थोड़ा देख लेते हैं अपन। तो पाइन, फेर, स्प्रूसेस, ठीक, दिस इज योर जाइमिया पिग्मिया, वेल्वेशिया एंड इफिड्रा। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइटा की तरह ही है, पर आपको भी पता है कि टेरिडोफाइटा में हम सीड्स नहीं बनाते, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में हमने सीड्स बनाना है। समझ में आई बात, हमने सीड्स बनाना है। ठीक है, तो
हम सबसे पहले बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये होते हैं हेटेरोस्पोरस। कैसे होते हैं भैया? हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस का मतलब ये है कि दे हैव 2 टाइप्स ऑफ स्पोर। ठीक है, दे हैव 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इनके पास 2 प्रकार के स्पोर्स होते हैं। नंबर 1 होता है मेगास्पोर, ठीक, नंबर 1 इज द मेगास्पोर एंड नंबर 2 इज द माइक्रोस्पोर। ठीक है, इनके पास 2 प्रकार के स्पोर होते हैं, एक होता है मेगास्पोर और दूसरा होता है माइक्रोस्पोर। सीधी बात, ये हमें समझनी है। नाउ क्वेश्चन इज कि ये जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, 2 प्रकार के स्पोर बनाते हैं। मेगास्पोर को हम कहते हैं फीमेल और माइक्रोस्पोर को हम कहते हैं मेल। बट द क्वेश्चन इज कि ये बनते कहाँ हैं? ठीक है, क्वेश्चन तो ये है कि ये दोनों जो स्पोर्स हैं वो कहाँ बनते हैं। ये जो दोनों स्पोर बनते हैं, ये दोनों स्पोर फॉर्म होते हैं स्पोरोफिल के अंदर। ये दोनों स्पोर जो हैं ये कहाँ बनते हैं? स्पोरोफिल के अंदर। ठीक है, कहाँ बनते हैं? स्पोरोफिल के अंदर। नाउ व्हाट इज द स्पोरोफिल? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यही हमने पढ़ा रखा है पहले से ही। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, यहाँ पर जो लीफ होती हैं, लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू कोन्स। ठीक है, कोन्स। ओके, समझे बात को? मेरी बात ध्यान से सुने। टेरिडोफाइटा में भी ऐसा ही मॉडिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था बेटा। समझे बात को? टेरिडोफाइटा में भी ऐसा ही मॉडिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो टेरिडोफाइटा में जो लीव्स होती हैं, हमने ये पढ़ा था कि जो टेरिडोफाइटा में क्या होती हैं बेटा? लीव्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो लीव्स होती हैं इनमें मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब हो सकता है कि एक ही प्लांट में अलग अलग लीव्स में मेल और फीमेल स्पोरोफिल पाए जाए। स्पोरोफिल क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पोरोफिल? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। व्हाट इट इज एग्जैक्टली मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ठीक है, पर यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में हम ये देखेंगे कि जो लीव्स होती हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, दब जाती हैं, और कॉम्पैक्टली वो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम कोनी कहते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रॉबिलाई या कोन कह सकते हैं। अब वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कोन्स। ठीक है, ईदर इनटू द सेम प्लांट और इन अ डिफरेंट प्लांट। कोन जो होंगे मेल और फीमेल होंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? कोन क्या कहलाएंगे? स्पोरोफिल कहलाएंगे। ठीक है, या तो मेल स्पोरोफिल होगा या तो फीमेल स्पोरोफिल होगा। अगर मेल स्पोरोफिल होगा तो उसे कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और अगर फीमेल स्पोरोफिल होगा तो उसे कहेंगे मेगास्पोरोफिल। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई? नाउ अभी हम लोग मेल स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब थोड़ी सी एक फ्लो चार्ट में आपको ये क्लियर हो गया आपको। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई टेंशन तो नहीं। ठीक, तो स्पोरोफिल के अंदर होता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर होती है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर जो होता है क्या होता है? मियोसिस होता है, और फिर बनते हैं स्पोर्स, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। चलो इसका एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। हालांकि ये फ्लो चार्ट हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। लीफ में है, लीफ स्पोरोफिल लिख देती हूँ मैं। ठीक है, स्पोरोफिल। ठीक, लीफ को हम स्पोरोफिल कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब स्पोरोफिल जो है वो 2 प्रकार का है। स्पोरोफिल कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक है स्पोरोफिल 2 प्रकार का है। एक है माइक्रोस्पोरोफिल, और एक है मेगास्पोरोफिल। एक है माइक्रोस्पोरोफिल और एक है मेगास्पोरोफिल। ठीक है, ओके। लीफ को हम स्पोरोफिल कहते हैं, या तो ये स्पोरोफिल में क्या हो सकता है? स्पोरोफिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ईदर इट इज माइक्रोस्पोरोफिल और इट इज मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल है तो क्या है बेटा? मेल, और मेगास्पोरोफिल है तो बेटा क्या है? फीमेल। ये चीज हमें क्लियर है। ठीक ना, अब अपन को क्या देखना है वो ध्यान से समझो। देखो, अब माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ठीक, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल ये क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? स्पोर बनाएंगे।
पर अब आपने ये समझना है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल के अंदर जो स्पोर जिसके अंदर स्पोर बनता है। तो इसके अंदर होते हैं स्पोरेंजिया, कलेक्टिवली लिख देती हूं मैं, इन दोनों के लिए अलग अलग, दोनों के अंदर तो स्पोरेंजिया बनेगा। सो इनके अंदर होते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, मैं माइक्रोस्पोरेंजिया भी लिख सकती हूँ इस चीज को। इनके अंदर भी कौन सा स्पोरेंजिया होता है, मेगास्पोरेंजिया, ठीक, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। सो लीफ इज स्पोरोफिल, ईदर इट इज मेल स्पोरोफिल और इट इज फीमेल स्पोरोफिल। मेल स्पोरोफिल में क्या बनेगा, क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, स्पोरेंजिया इज व्हाट, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक, ठीक। इसे आप क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। जो फीमेल वाला होता है उसे कहते हैं मेगास्पोरेंजिया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है, ठीक। इन दोनों स्पोरेंजिया के अंदर, इन दोनों स्पोरेंजिया के अंदर होती हैं स्पोर मदर सेल। क्या होती हैं भैया मेरे, स्पोर मदर सेल, ठीक। अब इस स्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा जिससे बनेंगे आपके स्पोर्स, ठीक है, बताइए मुझे। तो ये जो स्पोर मदर सेल है इसमें होगा मियोसिस, इसमें क्या होगा भैया, मियोसिस। जब मियोसिस होगा, जब मियोसिस होगा तो दो प्रकार के स्पोर बनेंगे, ठीक। एक कौन सा स्पोर बनेगा, एक कौन सा स्पोर बनेगा, एक बनेगा माइक्रोस्पोर। एक कौन सा स्पोर बनेगा भैया, एक बनेगा माइक्रोस्पोर और एक बनेगा मेगास्पोर, ठीक। ओके, ये क्लियर हुआ आपको, ओके। सो ये कौन सी मेथड है, इट इज द व्हाट इज इट, मेथड का नाम लिखूं मैं, क्या मेथड है ये, दिस इज द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। क्या है ये, मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। फिर से देखिए, ये इस तरीके से हम लोग स्पोर बनाते हैं। अभी आपको पूरी कहानी और भी क्लियर करूंगी मैं, इट इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आपको समझना है कि लीफ को हम स्पोरोफिल कहते हैं। अब लीफ में मेल पार्ट भी हो सकता है, फीमेल पार्ट होगा। मेल पार्ट अगर लीफ के अंदर है माइक्रोस्पोरोफिल, अगर फीमेल पार्ट है तो मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मेल फीमेल, समझ गए आप। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं स्पोरेंजिया, जिसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो स्पोरेंजिया है उसमें होते हैं स्पोर मदर सेल। मियोसिस डिवीजन के दौरान ये दो प्रकार के स्पोर बनाते हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। इतनी आपको क्लियर हो गई ना, अब समझना, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए ना। अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, हम बात करने वाले हैं ऐसे स्ट्रक्चर, जो स्पोरेंजियम आप देख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में और मेगास्पोरेंजियम के बारे में। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, व्हाट इज द मेगास्पोरेंजियम। प्लीज ऑलवेज याद रखें कि प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस कि माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मतलब स्पोरोफिल इज व्हाट, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया आपको। नाउ चलो आगे आ जाओ, देखिए। सो ये तो हम समझ गए कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, हेट्रोस्पोरस। क्या होते हैं ये, हेट्रोस्पोरस। ये दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। स्पोर किस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। यही मैंने आपको अभी मुश्किल से 2 सेकंड पहले बताया था, ठीक है। स्पोरोफिल जो होते हैं ये क्या है, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड दे विल फॉर्म द स्ट्रोबिलाई एंड कोन्स। स्पोरोफिल इज व्हाट, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एंड जिम्नोस्पर्म में जो मॉडिफिकेशन होता है इसको कहते हैं हम लोग कोन्स। नाउ अब जो मॉडिफिकेशन है वो माइक्रोस्पोरोफिल, जो मेल लीफ है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और जो फीमेल लीफ होती है उसको कहते हैं मेगास्पोरोफिल, ठीक है। समझ में आई बात। नाउ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, मतलब जो मेल कोन है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, इसे हम ब्लैक कलर से नहीं लिखती हूँ नहीं तो दिखेगा नहीं, इसे हम कह सकते हैं मेल कोन। इसे हम क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कह सकते हैं मेल कोन। क्या कह सकते हैं इसे हम, मेल कोन। नाउ माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज ऑन द सेंट्रल एक्सिस टू फॉर्म अ मेल स्ट्रोबिलाई, माइक्रोस्पोरेंजिया और द पोलन ग्रेन। ये सेंट्रल एक्सिस पर,
ठीक है, पत्ती के बीचों बीच पर ये जो अरेंजमेंट होता है कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल बनाते हैं। ठीक है, नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करती है और बनाती है माइक्रोस्पोर, ये मैंने आपको अभी फ्लो चार्ट में बताया। ठीक है, नाउ आगे देखेंगे हम लोग। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल एंड फीमेल माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, ये आपका क्या है, सेंट्रल एक्सिस। लुक एट दिस, सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस पर ही आपको कॉम्पैक्टली अरेंज लीव्स दिखाई दे रही हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो सेंट्रल एक्सिस पर ही माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाता है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है ना अपन को। तो माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप फीमेल वाला पार्ट देखें तो ये है मेन पार्ट जहां पर कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, पर सेंटर पर देखिए, बिल्कुल सेंटर पर आप देखिए तो आपको यहां पर कुछ कॉम्पैक्शन दिखाई दे रहा होगा, कुछ कॉम्पैक्ट एरिया दिखाई दे रहा होगा। इसे आप कहते हैं स्ट्रॉबुलर रीजन एंड इट इज द फीमेल स्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि दिस इज द माइक्रोस्पोरोफिल, दिस इज द मेगास्पोरोफिल। ठीक है, या इसको आप काटोगे ना ऐसा, इसको अगर आप ऐसा काट दो, सपोज दैट इस लीफ को अपन ने ऐसा काट दिया, ठीक है, ऐसा काट दिया, तो ये हमको ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, तो कुल मिला के इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, ये सेंट्रल के एक्सिस में अरेंज होते हैं। इन स्पोरोफिल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रिस्पेक्टिवली माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम कहते हैं फॉर मेल एंड फीमेल। अब इसके अंदर होती है स्पोर मदर सेल जिसके अंदर होता है मियोसिस। तो एक से कितने स्पोर बनते हैं बेटा? 4 स्पोर बनते हैं। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़े अपन। नाउ अब यहां पर डिटेल लिखी हुई है एक एक करके माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल के बारे में। नाउ देखें, माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, ध्यान से देखो। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? इट इज द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस टू फॉर्म मेल स्ट्रोबलाई, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलर ग्रेन। ये पहले भी लिखा। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज द मियोसिस एंड फॉर्म द माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर जो है, अब ये जमीन में नहीं भी गिरना है, वैसे जमीन में तो गिरना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब ये जो माइक्रोस्पोर हैं, दे विल डेवलप्ड इनटू द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं, दे विल डेवलप्ड इनटू द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट जो होता है इनकी बॉडी में, इट इज हाईली 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 रिड्यूस्ड और हैप्लॉइड। इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड हैप्लॉइड। ठीक है, मतलब इतना रिड्यूस्ड कि ये माइक्रोस्कोपिक हो सकता है। ये कितना रिड्यूस्ड है? ये इतना रिड्यूस्ड है बच्चों कि ये माइक्रोस्कोपिक हो सकता है। समझ में आई बात? फिर से समझें कि जो स्पोर मदर सेल है, ठीक है, मेल माइक्रोस्पोरोफिल में, इसमें मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होगा तो स्पोर मदर सेल, एक स्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी। ऐसे वी हैव सो मेनी मदर सेल, तो वो बहुत सारे स्पोर्स बनाएगी। अब ये स्पोर्स जो हैं, जो स्पोर हैं, ये क्या होंगे? गिरेंगे। जब ये गिरेंगे तो व्हाट दे विल डेवलप? गिरोगे क्यों? उसी बॉडी के अंदर, उसी बॉडी के अंदर दे विल डू द मियोसिस एंड दे विल डेवलप अ गैमेटोफाइट। जमीन में मत गिरो, क्योंकि जमीन में गिरोगे तो फिर तुम गैमेटोफाइट बनाओगे, और बड़ा गैमेटोफाइट इनमें बनना नहीं है क्योंकि बड़ी बॉडी तो स्पोरोफाइट होती है। तो जमीन में गिरने वाली कहानी ब्रायो और एल्गी के लिए ठीक थी, पर यहाँ पर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही तुम्हारी स्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा एंड यू विल मेक द स्पोर। नाउ the spore will converted into the male gametophyte. The spore will converted, microspore will converted into the male gametophyte. But male gametophyte इतना छोटा, इतना छोटा, इतना कॉम्पैक्ट, इतना छोटा कि माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, और इतने छोटे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। समझे आप क्या मैंने बोला? माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर spore mother cell. Spore mother cell will divide and it will make 4 haploid cells. These haploid cell will develop into the male gametophyte. It is highly reduced or it is called as pollen grain. ये कहानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही हो रही है। समझ में आई बात? नाउ पोलन ग्रेन। अब हाँ देखो, यही चीज लिखी हुई है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा प्लांट किंगडम बताइए, प्लांट किंगडम का ऐसा डिवीजन बताइए जिसमें माइक्रोस्पोर
जो आपका गैमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बन रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा जिम्नोस्पर्म। समझ में आई बात? नॉर्मली जब आप एल्गी और ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन कर रहे थे तो आप स्पोरेंजियम को फाड़ देते थे और स्पोर को नीचे गिरा देते थे और उससे गैमेटोफाइट डेवलप करते थे। यहाँ ऐसा नहीं करना है, माइक्रोस्पोरेंजियम को फाड़ना नहीं है तब तक जब तक कि पॉलिनेशन ना हो रहा हो। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर मायोसिस माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप होकर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होंगे। अभी आप माइक्रोस्पोरेंजियम को नहीं फाड़ सकते, मेल गैमेटोफाइट को ही हम लोग इसमें पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक, आगे की बात, मेगास्पोर फिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल जो है, मेगास्पोरोफिल को हम फीमेल स्टेबुलाई या फीमेल माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना के बता रही हूं, जो कि स्ट्रक्चर है यहां पर देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेगास्पोरोफिल। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब ध्यान से देखिएगा कि हो क्या रहा है। ठीक, नाउ देखिए क्या है, दिस इज द मेगास्पोरोफिल, दिस इज द मेगास्पोरोफिल। ठीक, अब आपने ध्यान से मेरी बात को समझना है जो मैं कहना चाह रही हूं। मेगास्पोरोफिल के अंदर आपको ऐसा एक कवर दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा एक कवर दिखाई देगा, द कवर इज नोन एज, ये देखिए आपको ऐसा एक कवर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, it is not exactly the diagram of the female part but let it be, let consider कि इसमें पार्ट क्या क्या पार्ट होते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम तो आपको नहीं आने वाला है। so this is called as integument। ये क्या कहलाता है? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या होता है? इंटेग्यूमेंट का हिंदी मतलब या इंग्लिश मतलब होता है कवर। ठीक, कवर है ये इसके ऊपर। ठीक, आई बात आपको इतनी समझ में? नाउ अब आप ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूं, देखिएगा। अब इनके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे टिश्यूज, इन टिश्यूज को आप कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, अब मैं आपको बड़े बड़े बना के दिखा दे रही हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। ठीक, तो इनके अंदर होते हैं टिश्यूज, इन टिश्यूज को हम कहते हैं न्यूसेलस, इन टिश्यूज को आप कहते हो न्यूसेलस। अरे इतने सारे तो नहीं बनाने थे मुझे, पर लेट इट बी, थोड़े से मिटा देती हूँ। ठीक, तो इन्हें मैं लिख दे रही हूँ न्यूसेलस, न्यूसेलस। ठीक, न्यूसेलस क्या होता है? इट विल गिव द न्यूट्रिशन, it will give the nutrition to female archegonium। आर्कीगोनियम मतलब फीमेल स्पोर बेटा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूसेलस। उसके बाहर वाली लेयर क्या हो गई अपनी? इंटेग्यूमेंट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? नाउ अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है जो मैं कह रही हूँ। इंटेग्यूमेंट को हम क्या कह सकते हैं? पूरा भी बना सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक, पूरा ही बना देती हूँ इंटेग्यूमेंट। ठीक, नाउ वी हैव टू पार्ट्स। ठीक, नाउ इंटेग्यूमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है? ये वी हैव, लुक एट दिस, we have female sporophyte, we have female sporophyte। अब फीमेल स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनना है? फीमेल स्पोरोफाइट के अंदर भैया बनेगा फीमेल स्पोर, काले रंग से बना दे रही हूं, ये देख, ये जो है ये है आर्कीगोनिया, ये है आर्कीगोनिया। ठीक, या हम इसको एग मदर सेल कह देते हैं, स्पोर मदर सेल कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल पार्ट। किस चीज का स्ट्रक्चर है ये? फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर है, या मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल ओव्यूल। इंटेग्यूमेंट लिख भी देती हूँ मैं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल
इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर रही हूं। तो ये आपने समझ गए। अब आप, अच्छा एक चीज यहाँ पे, द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल इंटेग्यूमेंटेड माइक्रो मेगास्पोरेंजियम, यहाँ पे मैं लिखूंगी इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देती हूं मैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, या इसी को हम ओव्यूल भी कह सकते हैं, पर इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है ये। ठीक है, क्या है ये? मेगास्पोरेंजियम। अब आपको मैं एक फ्लो चार्ट बताने वाली हूं। आपको पता है ये जो न्यूसिलस है ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। न्यूसिलस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये एक फीमेल मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम है। ठीक है, अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के बताती हूं जिससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको ये पूरा यहां पर मिटा देती हूं जिससे मैं यहां पे लिख पाऊं और आपको साथ ही साथ चीजें समझ पाए। देखिए यहां पर सब, अच्छा यहां पर मैं सब मिटा दे रही हूं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो देखो, सबसे पहले मैं क्या बता रही हूं, हाउ द फीमेल गैमेटोफाइट विल फॉर्म। ठीक है, मैं यहां पे बता रही हूं हाउ द फीमेल गैमेटोफाइट विल फॉर्म। ठीक, या किसी और पेज में बना सकते हैं, पर या फिर यहीं पे बना लेते हैं। चलो, सबसे पहले वन सेल ऑफ न्यूसिलस, न्यूसिलस की जो एक सेल होगी, ठीक है, वन सेल ऑफ द न्यूसिलस, ठीक है, it will converted into the megaspore मदर सेल। न्यूसिलस आप समझ गए क्या था, सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, वन सेल ऑफ द न्यूसिलस विल डेवलप्ड इनटू द मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में अब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस से हमें क्या मिलेंगे, 4 मेगास्पोर। कितने स्पोर मिलेंगे भैया मेरे, 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर में 3 हो जाएंगे डीजनरेट। क्या हो जाएंगे, 3 डीजनरेट, बस एक बचेगा लाइफ। ठीक है, 3 हो जाएंगे डीजनरेट, एक हो जाएगा लाइफ। ठीक है, नाउ अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो एक मेगास्पोर बचा है, ठीक, ये जो एक मेगास्पोर बचा है, ये पूरी कहानी किसके अंदर हो रही है, ये पूरी कहानी हो रही है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। कहाँ हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी हो रही है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। मेगास्पोरेंजियम है ये। मेगास्पोरेंजियम की एक न्यूसिलस की सेल किस में कन्वर्ट हो गई, मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ बेटा, मियोसिस। मियोसिस से कितने जो है सेल्स बनेंगे, कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल या 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर में 3 क्या हो गए, डीजनरेट, एक बचा। अब इस एक जो बचा इसमें होगा रिपीटेड माइटोसिस। ठीक है, क्या होगा भैया मेरे, रिपीटेड माइटोसिस। ठीक है, रिपीटेड माइटोसिस से बनेगा गैमीटोफाइट। कौन सा गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। किसके अंदर बनेगा बेटा, इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। फिर से समझें बात को मेरी, क्यों मैंने ये मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम आपको सिखाया। देखो बेटा, ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर ये नीली वाली जो सेल्स दिखाई दे रही है ना, इस नीली वाली सेल्स के अंदर
क्या होता है, इस नीली वाली सेल्स की एक सेल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कन्वर्ट हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। 4 सेल बनेंगी जिसमें 3 डीजनरेट हो जाएगी, एक बचेगी। एक जो बची वो बचेगी, उसमें बार बार माइटोसिस होगा, बार बार माइटोसिस होगा, बार बार माइटोसिस होगा और बनेगा एक फीमेल गैमीटोफाइट। किसके अंदर बनेगा फीमेल गैमीटोफाइट बोलेंगे? ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इट इज अ फीमेल गैमीटोफाइट। ये जो रेड वाला एरिया दिखाई दे रहा है इट इज अ फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमीटोफाइट माइटोसिस हो जाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट बन जाएगा। ये जो एंड आपको दिखाई दे रहा है, लुक एट दिस एंड, इस एंड को आप कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड कहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। यहीं से पोलन ग्रेन की एंट्री होती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर न्यूसिलस, न्यूसिलस के बाद मेगास्पोर मदर सेल में हो गई मियोसिस, बने 4 मेगास्पोर, 3 डीजनरेट हो गए, एक बचा, एक में बार बार माइटोसिस होगा और एक फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण होगा इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब मैं इसको सब रब कर रही हूं और हम देख रहे हैं कि हमारे स्लाइड में लिखा क्या हुआ है। सो कॉम्पैक्टली अरेंज फॉर्म द फीमेल स्ट्रोबलाई मेगास्पोरेंजिया, दे बियर द इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोर्स। ठीक है, समझ में आई बात? नाउ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, ठीक, जैसे कि पाइनस, और इन द डिफरेंट ट्री। हो सकता है कि जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल हैं वो एक ही ट्री पर ग्रो करें बेटा, और हो सकता है कि डिफरेंट ट्री पे ग्रो करें। डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हो सकता है पाइनस के बारे में बात कर रहे हैं तो सेम ट्री पे ग्रो करेंगे, और अगर साइकस के बारे में बात कर रहे हैं तो डिफरेंट ट्री पे ग्रो करेंगे। नाउ देखो लिखा भी हुआ है, ये न्यूसिलस है। ठीक है, न्यूसिलस। ठीक है, so one cell of the nucellus differentiate to and form the megaspore mother cell। मेगास्पोर में होगा मियोसिस तो बनेगा 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर में एक मर जाएगा, 3 मर जाएंगे, एक बचेगा। ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो किसके अंदर बना है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, न्यूसिलस है वो, न्यूक्लियस नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यही जो अंदर बना हुआ है दैट मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, ये बनाएगा बार बार माइटोसिस करके फीमेल गैमीटोफाइट। एक फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर मैं आपको यहाँ पर एक फीमेल गैमीटोफाइट, हाँ ये आ गया ना, एक फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर, यहाँ पे मैंने एक ही बनाया जबकि मुझे 2 बनाने चाहिए था। एक फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्कीगोनिया हो सकते हैं। ठीक है, इसी आर्कीगोनिया से क्या फ्यूज करेगा? पोलन ग्रेन। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्कीगोनिया हो सकते हैं। ये आपको समझ में आया है? ठीक, ये थ्योरी क्लियर हो गई। आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। ये लीफ है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। ये कोन है, ये मेल कोन है। मेल कोन में स्पोरोफिल आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन एक लीफ के सैक लाइक स्ट्रक्चर में, लीफ के सैक लाइक स्ट्रक्चर में है, जिसे आप कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। जबकि यहीं पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सैक लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे आप कहते हैं मेगास्पोरोफिल, इसके अंदर बनता है ओव्यूल। सो दिस इज द मेगास्पोरोफिल एंड दिस इज द माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, नाउ आगे आ जाइए। अब आपने बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना है। हम लोगों ने ऐसा बनाया था, हम लोगों ने ऐसा बनाया था डायग्राम, याद है अभी आपको? ठीक है, ऐसा बनाया था डायग्राम अपन ने, ये ऐसा ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा और ऐसा बना लेते हैं। ठीक, ऐसा बनाया था डायग्राम अपन ने, कलर कर देते हैं। सो डायग्राम अपन लोगों ने ऐसा बनाया था। एक्चुअली अब मैं आपको क्या बता रही हूँ? मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से पोलन ग्रेन की एंट्री होती है। ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा फेयर डायग्राम नहीं है ये, मैं बार बार कह रही हूँ। सो ये क्या था? दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, इजंट इट? दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक, ठीक, अब इसके अंदर न्यूसिलस
ड्रॉ कर दे रही हूँ, तुम्हारा मन है पर लेट इट बी, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर ये है फीमेल स्पोरोफाइट, ठीक, और इसके अंदर 2 हैं आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, ठीक, ये यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, ये हैं अपने आर्किगोनिया। This is our archegonia. Now listen to me very carefully. Now suppose that, देखो क्या लिखा हुआ, pollen grains are carried out in the air current, reach the micropylar end, resulting the pollen tube discharging the male gamete near the mouth of the archegonia. Now listen to me, यहाँ से travel करते हुए प्यारे प्यारे क्यूट से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, आ जाओ, ठीक है। तो ये आ गए, कैसे आ रहे हैं? हवा के माध्यम से, ठीक है, हवा के माध्यम से ये आ गए, और जैसे ये माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंचे, इन्होंने क्या डेवलप किया? एक पोलन ट्यूब। क्या डेवलप किया मेरे लल्ला? क्या डेवलप किया बेटा? पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है? ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक। पोलन ट्यूब के अंदर क्या पाया जा रहा है? पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को हम जो है दूसरी भाषा में क्या, मैं इसे एंथ्रीडियोफोरिया रहने दो यार, फीमेल पोलन ग्रेन ही सही है, ठीक है। अब ये फीमेल गैमेट, आर्किगोनिया इज व्हाट? इट इज द फीमेल गैमेट। आर्किगोनिया इज व्हाट? इट इज द फीमेल गैमेट, ठीक, ये हो गई फीमेल गैमेट। अब ध्यान से देखो कि ये जो पोलन ग्रेन हवा के माध्यम से आ रहे हैं, इन्होंने एक पोलन ट्यूब डेवलप की, माइक्रोपाइलर एंड से घच से घुस गए और फिर इन्होंने आर्किगोनिया के साथ फ्यूज कर लिया, जो कि फीमेल गैमेट है, ठीक। अब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज किए तो इन्होंने क्या बनाया? जाइगोट। क्या बनाया मेरे बच्चों? इन्होंने बनाया जाइगोट, ठीक है। फिर जाइगोट में हुआ माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते रहे, ठीक है। जाइगोट में कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोटिक डिवीजन, ठीक, माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन से बना एम्ब्रियो। क्या बना बेटा? एम्ब्रियो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ये चीज क्लियर हो गई जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, ठीक है। तो विंड जो है, जो हवा है, हवा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का या पॉलिनेशन का मीडियम बन रही है, जबकि बेटा तुमने देखा टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, एल्गीज में पानी मांगता था, यहाँ पर पानी नहीं मांगता है। पानी जब चाहिए ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, पानी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो भैया हवा से आएंगे और पोलन ट्यूब डेवलप करके माइक्रोपाइलर एंड से घुस जाएंगे, अपने पोलन ग्रेन रिलीज कर देंगे, दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे और बना देंगे जाइगोट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो एम्ब्रियो आपने देखा, ये क्या है बेटा? ये सीड ही तो है। सीड किसके अंदर बन रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। मैं आपको, ठीक, हाँ, लुक एट दिस। तो ये जो जाइगोट आप बनाओगे, ये किसके अंदर बन रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जो एम्ब्रियो है क्या है बेटा? सीड ही तो है, पर सीड के ऊपर फ्रूट नहीं बनेगा इसमें, ठीक। चलो, अब हम एक कॉमन लाइफ साइकिल देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। दिस इज द कॉमन लाइफ साइकिल फॉर द जिम्नोस्पर्म। मैंने आपको एक एक स्टेप बताया, अब मैं आप इसको एक लाइफ साइकिल के फॉर्म में बता रही हूँ बेटा, ठीक है। कौन से स्टेप से शुरू करेंगे? यहाँ से। ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट का इमेज है। मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर बेटा क्या होता है? एक होता है मेल कोन और एक होता है फीमेल कोन, ठीक है। वेयर इट इज, हाँ, तो ये हो गया मेल कोन जिसे हम पोलन कोन भी कहते हैं, और ये हो गया फीमेल कोन जिसे हम ओव्यूलेट कोन या ओव्यूल कोन भी कहते थे। समझ में आई बात? तो जिम्नोस्पर्म के अंदर वी हैव 2 कोन्स, नंबर 1 इज द पोलन कोन एंड नंबर 2 इज द ओव्यूल कोन, ठीक। ये 2 कोन लगे, कोन को अलग अलग कर दिया गया, ठीक। नाउ अब इस कोन के अंदर क्या होता है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा स्ट्रक्चर है? स्पोरोफिटिक कंडीशन में सारे डिप्लॉयड होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इसमें मियोसिस होगा स्पोर मदर सेल में, और क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर फीमेल कोन है। फीमेल कोन जो है, इसके अंदर स्पोर मदर सेल में डिवाइड होगा,
तो क्या बनेगा बेटा, तब बनेगा माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। ठीक है, समझो बात को, ये फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में मेगास्पोरोसाइट होता है, इंटेग्यूमेंटेड होता है। जब फीमेल बॉडी के अंदर डिवीजन होता है तो क्या बनता है, एक फीमेल गैमीटोफाइट बनता है जिसके अंदर 2 आर्किगोनिया होते हैं। यहाँ से पोलन ग्रेन गया, पोलन ट्यूब डेवलप किया, अंदर घुस गया, अब वो जाके फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज किया, फ्यूज किया तो क्या बना, फ्यूज किया, अभी फ्यूज नहीं किया, ये अभी यहाँ पे पोलन ग्रेन है, यहाँ पर जो आपके मेगास्पोरोसाइट है, इन्होंने जो इनकी स्पोर मदर सेल है, इनकी स्पोर मदर सेल ने डिवाइड किया, इनकी स्पोर मदर सेल ने डिवाइड किया तो क्या बना बेटा, 4 स्पोर बने जिसमें 3 डिजेनरेट हो गए, एक बचा, एक जो बचा वो किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो 4 मेगास्पोरेंजियम के अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 मेगास्पोर बनते हैं बाय द स्पोर मदर सेल, 3 डिजेनरेट हो गए, एक बचा, तो एक सर्वाइविंग मेगास्पोर है। एक सर्वाइविंग मेगास्पोर जो है वो डेवलप होता है किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एग सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्किगोनिया। अब आर्किगोनिया जो है उसके ऊपर क्या था, ये देखिए फीमेल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये माइक्रोपाइलर एंड था, माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब आई जिसमें पोलन ग्रेन आया और जाके अंदर घुस गया। जब अंदर घुस गया भैया तो ऐसा है कि वो जाकर आर्किगोनिया से फ्यूज कर गया पोलन ग्रेन और उसने बनाया एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बनाया तो इसे हम क्या कहते हैं, सीड, इसे हम क्या कहते हैं, सीड। ठीक है, और उसके ऊपर जो न्यूक्लियस है उसे आप कहते हैं सीड कोट, सीधी बात है। ठीक है, पर फ्रूट नहीं बनेगा, सीड कोट तो है पर सीड कोट के ऊपर फ्रूट नहीं बनेगा। तो भैया ऐसा है कि जो न्यूक्लियस है वो बना देगा आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, या सीधी सीधी बात कहूं मैं कि आप तो बनाओ सीधे एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के ऊपर बन गया सीड फूड रिजर्व। ठीक है, तो सीड कोट बन गया, तो एम्ब्रियो भी 2n है और सीड कोट भी 2n है। सीड कोट किससे बनता है, न्यूक्लियस से बनता है। न्यूक्लियस भी कैसा होता है, डिप्लॉइड, और सीड भी कैसा है, डिप्लॉइड। समझे। अब भैया ऐसा है कि सीड जो है जमीन में गिर जाएंगे और फिर जो है नया प्लांट बना लेंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में रहेंगे। कुल मिला के बात यह है कि इस पूरी लाइफ साइकिल में आपने क्या नहीं देखा, इस पूरी लाइफ साइकिल में जो मैंने नहीं देखा वो था फ्रूट। ठीक है, तो जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज सीड। ठीक है, जाइगोट से डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियो, माइटोटिक डिवीजन, एक से इक्वल 2 सेल्स बनेंगी जो कि डिप्लॉइड होंगी। सीड कहलाए, सीड के ऊपर एक कोट बना जो कि न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस की जो सेल है वो क्या करेंगी, सीड कोट बना लेंगे, पर फ्रूट नहीं बनेगा और ये सीड जमीन पे गिरेगा। सीड हार्ड होते हैं और फिर ये एक नया जो है तो स्पोरोफाइट बना लेते हैं। सो दिस प्लांट इज स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइटिक स्टेज कहाँ पर थी, गैमीटोफाइटिक स्टेज सिर्फ और सिर्फ इतनी थी, बाकी कहीं भी नहीं थी, ये याद रखिएगा। दैट इज वाई यहाँ पर स्पोरोफाइट को ही हम मेन प्लांट बॉडी मानते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। लाइफ साइकिल हो गया, सारी चीजें हो गई। नाउ आखिरी चीज जो बची है वो मैं अब आपको बता देती हूँ, विच इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म मतलब कि हम लोग इसका किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले है एडिबल सीड्स। इनके जो सीड्स होते हैं जैसे कि पाइनस जियार्डियाना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सो इनके जो सीड्स हैं पाइनस जियार्डियाना, इसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिराडियाना, जिराडियाना एक्चुअली जो चिलगोजा आप खाते हैं, चिलगोजा, चिलगोजा जो चीज़ है ड्राई फ्रूट के अंदर इस कंसिडर की जाती है। पाइनस जिराडियाना, इसको भून कर लोग खाते हैं। चिलगोजा इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ये एडिबल सीड हैं पाइनस के, ये याद रखिएगा आप। पाइनस को हम कॉनिफर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कॉनिफर कहते हैं, क्योंकि इनमें कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि मेल और फीमेल वाले होते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद पेपर। ठीक, पेपर जो होता है वो बनाया जाता है जिम्नोस्पर्मिक पाइनस वुड से। ठीक है, पाइनस वुड से हम लोग पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है ये। नाउ टेक्सॉल। ठीक है, टेक्सॉल जो होता है ये टेक्सस नाम के एक ट्री से मिलता है। टेक्सॉल एक कंपाउंड है। टेक्सॉल इज व्हाट, इट इज अ कंपाउंड। ये क्या है बेटा, एक कंपाउंड। ठीक है, ये एक कंपाउंड होता है टेक्सॉल। ठीक है, ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी कैंसरस होता है। कैसा होता है ये, एंटी कैंसरस। ठीक है,
तो अगर किसी को दैट वो हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उसे हम टेक्सोल देते हैं, जो कि एक जिम्नोस्पर्मिक ट्री से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ टिम्बर, लकड़ियां मिलती हैं हम लोगों को, इससे कोई टेंशन नहीं है। टिम्बर, लकड़ी काटो, जलाओ, फर्नीचर बनाओ। फाइबर बोर्ड, ठीक है, ये जो बोर्ड हम लोग जनरली जो लकड़ी के बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल्स में यूज़ करते हैं, स्लीपर्स जो रेलवे की बनी रहती हैं वो इन्हीं से बनती हैं। एक्चुअली जो फाइबर बोर्ड रहता है ये नीडल से बनता है, नीडल ऑफ द पाइन्स, ठीक है, ये पाइन्स की जो पॉइंटेड वाला पार्ट रहता है उससे बनाने का काम करते हैं। इन्हें आप कोनिफर्स कहते हैं। मैंने आपको बताया फाइबर बोर्ड बनाने में पाइन्स की नीडल का इस्तेमाल होता है। नाउ एफिड्रिन, एफिड्रा नाम के, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, एफिड्रा नाम के जिम्नोस्पर्म से एफिड्रिन बनता है। एफिड्रिन जो होता है ये रेस्पिरेटरी एस्थमा को ठीक करता है, ये कफ को ठीक करता है, और जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्लियर करने में काम करता है ये, ठीक है। सो खाने के काम, पेपर बनाने के काम, केमिकल जो कैंसर को ट्रीट करते हैं उसका काम, लकड़ी का काम, फाइबर बोर्ड्स वगैरह बनाने का काम, पैकिंग, जो लकड़ी के डिब्बे आते हैं ना, आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन होता है तो बड़े बड़े काले काले लकड़ी के डिब्बे, ब्राउन कलर के लकड़ी के डिब्बे इस्तेमाल किए जाते हैं, पट्टी वाले, वो एक्चुअली जिम्नोस्पर्मिक ट्री की ही वुड होती है, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म। नाउ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस क्लास, जिम्नोस्पर्म एक बहुत ही बड़ा लेक्चर आपके लिए हुआ, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में आपने सीखा, मैं क्विक 2 मिनट के अंदर आपको रिवीजन दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। फटाफट बता देती हूँ। ये नेकेड सीड्स होते, अच्छा ए हो, एक चीज जो मैंने छोड़ दी है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, सल्फर सार। देखिए, सल्फर शावर, ये क्या चीज है? हाँ, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सल्फर शार, क्या है ये? देखिए, इट इज द पाइन पॉलिनेशन मेथड, इट इज द पाइन पॉलिनेशन मेथड। पाइन पॉलिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? देखो भैया, ऐसा है कि पाइन के अंदर जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं येलो कलर के। क्या होते हैं? वो होते हैं येलो कलर के, ठीक है। अब क्या होता है, इनके पास मेल और फीमेल दोनों कौन होते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तो हम पहले ही समझ गए थे कि पाइन ट्रीज के पास मेल और फीमेल दोनों कौन होते हैं, इसमें कोई टेंशन ही नहीं था। ये तो अपने को चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई थी, ठीक है। अब आपने मेरी बात क्या सुननी है कि जब डिस्पर्सल होता है एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स का, ठीक है, डिस्पर्सल होता है तो खूब सारे पीले पीले जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और इनमें एक स्पेशल टाइप की खुशबू होती है ड्यू टू द सल्फर, तो इसे हम सल्फर शार कहते हैं। पूरी तरीके इतने सारे पाइन के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सब जगह फैले हुए रहते हैं, तो इसे हम सल्फर शार कहते हैं। इट इज द शावरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ द पाइन ट्री, जो कि जिसके अंदर सल्फर होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या हमने पढ़ा? क्या जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड तो होते हैं, सीड के ऊपर कवर भी होता है, पर सीड के ऊपर फ्रूट नहीं बनता, दैट इज वाई इन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। साइड मीडियम टू टॉल हो सकता है। टॉल के लिए मैंने सिकोया डेंड्रारा गाइगेनिटिम का आपको एग्जाम्पल बताया था, जिसमें 100 मीटर तक की हाइट थी, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है, पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हो सकता है एक ही ट्री पे पाए जाए। इनके पास डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक कंडीशन डोमिनेंट होती है, और इनका जो ट्री आप देख रहे हैं वो एक्चुअली स्पोरोफाइटिक ट्री है। इसमें गैमीटोफाइटिक स्टेज का बहुत ही कम रोल होता है, ठीक है। बॉडी स्टेम, रूट और लीव्स में स्टैब्लिश होती है। इनके पास बढ़िया रूट है विच इज द टैप रूट, ठीक है। इनके पास स्टेम ब्रांच और अनब्रांच हो सकता है, ब्रांच के भी एग्जाम्पल बताए मैंने, अनब्रांच जो कि साइकस और पाइनस है, ठीक है। लीव सिंपल और कंपाउंड हो सकती है, ठीक है। सिंपल मतलब एक ही लीव, कंपाउंड मतलब बहुत सारी लीव्स, ठीक है। इनके पास लीव्स में बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि कांटेदार अपीयरेंस, क्यूटिकल होता है इनके ऊपर, जो कि इनको एक्सट्रीम कंडीशन में खड़ा रखने में मदद करता है। तो दिस इज द साइकस, दिस इज द कोरेलॉइड रूट, दिस इज, यहाँ पर एक और मॉडिफिकेशन होता है रूट में जो कि होता है माइकोराइजा, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जिसमें नॉस्टॉक और एनाबिना और साइनोबैक्टीरिया कुछ जो ये एग्जाम्पल हैं माइकोराइजा के एसोसिएशन में हेल्प करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, चलो
जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होता है, इसमें मेल और फीमेल स्पोर अलग अलग होते हैं, जिस जगह पर बनते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजियम इनके अंदर स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इनकी लीफ मॉडिफाई होती है, जिसे आप कहते हैं कोन्स, माइक्रोकोन और मेगाकोन। माइक्रोकोन मेल कोन, फीमेल कोन। कोन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन से बनते हैं 4 मेगास्पोर। मेगास्पोर में 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक बचता है। एक जो बचता है वो बनाता है गैमीटोफाइट। एक गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर 2 आर्किगोनिया होते हैं। इसी तरीके से जो मेल मदर सेल है उसमें भी मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे बनते हैं बहुत, अब एक ही मदर सेल तो होती नहीं, बहुत सारी मदर सेल होती है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर के अंदर जो मेल स्पोर मदर सेल होती है इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस से बनते हैं हमारे पास कितने सेल? 4 सेल। अब इसमें कोई डिजनरेट नहीं होता, मेल में सारे जीवित रहते हैं, खूब सारे पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। अब 2 आर्किगोनिया बने रखे हैं किसमें बेटा? इसमें बने रखे हैं, दैट फीमेल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। अब पोलन ग्रेन आया, पोलन ट्यूब डेवलप किया, माइक्रोपोलन एंड से घुस गया, अब उसने फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करने के बाद उसने जाइगोट बनाया। एक और आर्किगोनियम जो न्यूक्लियस सेल होती हैं ये सीड कोट बनाती हैं, सीड जमीन में गिर जाता है और एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। आखिरी में मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म के सीड खाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म को टिम्बर, पेपर वुड, पेपर फाइबर, केमिकल, एंटी कैंसरस, एंटी रेस्पिरेटरी डिजीज सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। अगर इसमें कुछ ना समझ में आए प्लीज़ लेट मी नो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एनसीईआरटी लेके आऊँगी जिम्नोस्पर्म की। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।